Hello everyone. Now we will start with the revision of PPS. We will start with the first module, that is Introduction to Computer and Programming. So let's start. So we will discuss majorly the previous year's questions which are important in this module. Okay. If we will study this full module, then it will take much time and our time will be wasted of because there is only a 3 marks question asked from this chapter. Okay. So now I am switching to Hindi so that everyone can understand easily. Okay. तो अभी क्या करना है इस चैप्टर में, जितना प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए मैंने सभी का एनालिसिस किया है और जो भी रिपीटेटिव थे और पॉसिबल है इस पेपर में आने के, तो वो मैंने सभी इधर लिस्ट आउट किए और उसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. कैटेगराइज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड गिव देयर फंक्शन. अब कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट हमको जब बोला जाता है तो उसमें क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, बाद में उसका प्रोसेसिंग होता है और उसका आउटपुट होता है. प्रोसेसिंग में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं. एक मेमोरी यूनिट दैट इज स्टोरेज यूनिट होता है और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू होता है. अब जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको एक ये ब्लॉक डायग्राम आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा और ऐसे फ्लो आपको दिखाना पड़ेगा. जैसे क्या है कि ये जो है तो इधर से इनपुट आया, बाद में ये एक मेमोरी यूनिट को अलग दिखाना है दैट इज स्टोरेज यूनिट, और इसको सीपीयू को भी अलग दिखाना है और ऐसा आउटपुट यूनिट दिखाना है. अभी सीपीयू है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एएलयू दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और एक सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इससे जो एएलयू में जो मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ और लॉजिकल ऑपरेशन हुआ उसको ट्रांसफ़र करता है मेमोरी में. मेमोरी में भी दो होते हैं, एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज. प्राइमरी मतलब वो रैम होता है जो डायनेमिक होती है और सेकेंडरी होती है वो स्टैटिक मेमोरी होती है. ठीक है. अभी ये जब आपने ड्रॉ कर दिया एक डायग्राम तो आपको क्या करना है, थोड़ी डेफिनेशन सबका लिख देना है. इधर क्या बोला है, कैटेगराइज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड गिव देयर फंक्शन. सबका हमको फंक्शन भी दिखाना है. तो फंक्शन क्या होगा तो वो देखते हैं. तो इनपुट यूनिट है तो उसका फंक्शन क्या है, इनपुट लेना है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत दो तीन लाइन लिख देनी है. बाद में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर दो यूनिट होते हैं दैट इज एएलयू एंड मेमोरी यूनिट. ठीक है. मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, मतलब कंट्रोल यूनिट के साथ ही एएलयू होता है इसलिए उसको सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा हम तीन कंपोनेंट इसको गिनते हैं. ठीक है. बाद में एक है आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट का फंक्शन क्या है कि जो भी कंप्यूटेशन हुआ तो उसको आउटपुट की तरह से दिखाना, तो और उसके दो तीन एग्जांपल लिख लेने. वैसे इनपुट यूनिट के भी दो तीन एग्जांपल लिख लेने. ठीक है. तो ये क्वेश्चन इधर ख़त्म हो जाता है. अब आ जाते हैं लिस्ट आउट सेकंड क्वेश्चन पे, लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विथ एग्जांपल्स. ओके. अब सॉफ्टवेयर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें याद रखना है पहले जिसका पहले लिस्ट आउट करना उसकी डेफिनेशन लिखनी है. तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होगी कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन that tell the hardware exactly what is to be performed. मीन्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, तो वो ही हमने सिर्फ डेफिनेशन लिख ली. बाद में हम कैटेगराइज कर देंगे कि सॉफ्टवेयर के दो कैटेगरी में आते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो सिस्टम के साथ डील कर रहा है, और एप्लीकेशन क्या है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो उसकी भी एक डेफिनेशन लिख लेनी है. जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो डिज़ाइन टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट विद द with the use of the computer by hardware operation. मीन्स हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करता है, जिससे क्या होता है कि हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो वो किसके लिए डिज़ाइन किया है, वो टाइपिंग के लिए, मतलब कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ होता है. वैसे एक्सेल है तो वो डेटा इनपुट और डेटा एंट्री के लिए यूज़ होता है. वैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज़ होता है. ठीक है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना वो स्पेसिफिक यूसेज के लिए बनाए जाते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बनाए जाते हैं. अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो है हायर लेवल लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज को डेफिनेशन देनी है. ठीक है. अब हायर लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हायर लेवल लैंग्वेज आर डेवलप्ड टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर एंड लेस एरर प्रोन. लैंग्वेजेस लाइक C++, इसमें से आपको दो या तीन एग्जांपल याद रखने हैं. ठीक है. और हैव इंस्ट्रक्शन मीन्स इसकी मेन डेफिनेशन क्या होगी, लैंग्वेज हैविंग इंस्ट्रक्शन दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज
and that makes easy for a programmer to write programs and identify the correct errors. Okay, मीन्स वो प्रोग्रामर्स को एज सच फैसिलिटेट करने के लिए बनाई है, जिससे क्या होगा, इतना जैसे कंप्यूटर है तो वो तो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो हम तो पूरा प्रोग्राम बाइनरी में नहीं लिख सकते, इसलिए हायर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे मतलब कॉमन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्या हमको भी आए कि पता चले कि हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए। अब आ जाती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, इसमें कोई भी है ना वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन कोड। एंड इंस्ट्रक्शन इज एक्सप्रेस यूजिंग निमोनिक्स कोड्स। अब निमोनिक्स कोड्स मतलब क्या है, जैसे एडिशन है तो उसको हम ए डी डी ऐसे ऐड करके लिखते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन है तो इसको एम यू एल करके लिखते हैं, सब्सट्रैक्शन है तो एस यू बी करके लिखते हैं। तो ये निमोनिक्स है, मतलब पूरा वर्ड को हमको ना लिखना पड़े, इसलिए हम निमोनिक्स बोलते हैं। अब वो असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, वो असेंबलर की लैंग्वेज है। मीन्स आपको आपने कोई भी लैंग्वेज लिखी हायर लेवल लैंग्वेज में, उसको पहले असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि वो है ना कॉमन होती है। मीन्स एज सच आपने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी कोई भी, बाद में उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में असेंबलर कन्वर्ट करेगा, पर वो क्यों करना है, हम वो मीडिएटर क्यों चाहिए हमें, क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो ऐसा जैसे एडिशन है तो उसको सम भी बोला जाता है, एडिशन भी बोला जाता है, कोई ऐड भी बोलता है, तो कितने सारे वर्ड्स हो जाएंगे। और हाई लेवल लैंग्वेज में सभी लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसलिए असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या करती है, जैसे एडिशन सम ऐड, उन सभी वर्ड को एक वर्ड से लिंक कर देती है, जो है ए डी डी ऐड। ओके, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, अब उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, तो द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स मीन्स 0 और 1 में लिखा जाता है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन ऑफ असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर एंड लोडर। अब असेंबलर क्या है, एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट प्रोड्यूसेस मशीन लैंग्वेज कोड फ्रॉम एन असेंबली लैंग्वेज कोड। ठीक है ना, तो वो क्या है कि कोई भी मशीन लैंग्वेज कोड होता है, उसको वो असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट करता है। अब जब भी ये सारे जो दिए ना, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है ना, ये तीनों के तीनों एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब असेंबलर क्या है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाद में कंपाइलर क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का एक ही फंक्शन है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, पहले क्या है उसकी डेफिनेशन देखते थे। जैसे कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। Compiler translates the entire program into object program at once, and then the object files are linked to single executable file. अब इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर है ना, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट कर देता है। और वैसे इंटरप्रेटर की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या, इट ट्रांसलेट वन लाइन ऑफ सोर्स कोड एट अ टाइम। मीन्स कि वो जैसे प्रोग्राम लिखा है उसमें 9 लाइन्स ऑफ सोर्स कोड है हमारे पास, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन को लेगा उसको ट्रांसलेट करेगा, बाद में सेकंड लाइन को लेगा उसको ट्रांसलेट करेगा। तो उससे क्या बता सकते हैं कि इंटरप्रेटर में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू कंपाइलर, कंपाइल करने में। ठीक है ना, बाद में और थोड़ा लिखा है जैसे ट्रांसलेशन यूजिंग एन इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन यूजिंग अ कंपाइलर। क्यों, क्योंकि उसमें एक एक लाइन को उसको इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है, ट्रांसलेट करना होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर। बट द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ईच लाइन ऑफ सोर्स कोड टू मशीन कोड ईच टाइम द प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड। मतलब जितनी बार आप प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे उतनी बार इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लिंकर और लोडर क्या होते हैं। अब लिंकर और लोडर है ना, ये ऐसा ट्रांसलेटर तो नहीं बोल सकते, पर ये ऐसा लिंकर क्या करता है, देखिए आपके पास कोई जैसे लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है। तो अगर हम फंक्शन को कॉल करते किधर से भी, जैसे हमने लिखा प्रिंट एफ इन ब्रैकेट, बाद में डबल कोटेशन में दिस इज लेक्चर ऑफ पीपीएस, ओके, ऐसा लिखा, तो
कंप्यूटर को कौन बताएगा कि हमने ये लिखा है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो फंक्शन का यूज़ करते हैं, पर फंक्शन का कोड जब भी हमारे ओरिजिनल कोड में लिंक करना हो ना तो वो लिंकर करता है। तो इधर देखिए लिखा है द हायर लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स लाइब्रेरीज ऑफ सब रूटीन्स और फंक्शन, मीन्स फंक्शन लाइब्रेरीज में स्टोर होते हैं, so that certain common operations may be reused by systems applied routines without explicit coding। मीन्स बार बार एक ही फंक्शन को हमको यूज़ करना है, ठीक है ना, तो वो बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम मतलब फंक्शन का फॉर्मेशन ही इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हमें बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। Hence, the machine language program produced by the translator must normally be combined with other machine level language programs। मीन्स हमने जो लिख लिया है, जैसे हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है, उसमें हम अगर कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो फंक्शन है उसका भी एक सोर्स प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को हमारे प्रोग्राम से जो लिंक करता है ना उसको हम लिंकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको डेफिनेशन जैसे आ गया, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द machine language program of any function or subroutines into the original program is known as linker, okay। अब लोडर क्या होता है? लोडर इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी मतलब रैम होता है और सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो, ठीक है। तो अभी सेकेंडरी मेमोरी मतलब स्टोरेज से मेन मेमोरी, जैसे दैट इज डायनेमिक मेमोरी में जो ब्रिंग मतलब लाता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में से जो रैम में लाता है ना उसको हम लोडर बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अभी ये मोस्ट लाइकली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ये तो आपको आना चाहिए। जैसे क्या, कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज एन इनपुट, ठीक है, मतलब कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है, फिर इमीडिएटली ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। मीन्स जैसे ही कंपाइल पूरा का पूरा प्रोग्राम आप उसने कंपाइल कर दिया तो तुरंत ही वो इंटरमीडिएट कोड, मतलब क्या होता है, कंपाइलर से एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। वो कोड जनरेट मतलब मैंने क्या बताया, अपने असेंबली लैंग्वेज की हमने अभी डेफिनेशन देखी, तो उसमें क्या देखा था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज पहले हाई लेवल लैंग्वेज होता है, उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, और असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जो इंटरमीडिएट कोड होता है ना वो असेंबली लैंग्वेज जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि वो पूरा ना तो हाई लेवल लैंग्वेज है ना तो वो मशीन लेवल लैंग्वेज है, उसके बीच का है। उसमें क्या होगा कि कंप्यूटर अंडरस्टेबल है और ह्यूमन अंडरस्टेबल भी है, उसमें दोनों होते हैं पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। अभी इंटरप्रीटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है, इसलिए इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड तो जनरेट ही नहीं हो, तो वो पहली लाइन आएगी, बाद में डायरेक्टली वो उसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लाइन बाय लाइन उसको डायरेक्टली वो ट्रांसलेट कर देता है। अभी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट फास्टर। अब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या है, फॉर लूप है, वाइल लूप है। लूप मतलब क्या होता है, जिधर से हमने स्टार्ट किया वापस उधर चला गया, ठीक है ना। अब वापस उधर चला जाता है तो उसमें क्या होता है, एक टाइम हुआ, जैसे एक लूप से स्टार्टिंग हुआ उसका एंड हुआ, फिर से लूप में जाएगा, तो उसमें जैसे 1 सेकंड लगा, तो कंपाइलर को 1 सेकंड लगा, वैसे इंटरप्रेटर को क्या होगा, वो 1 सेकंड में ऊपर तो आ जाएगा वापस, पर फिर से उसको पूरा का पूरा लूप है ना वो एक एक लाइन को फिर से रीड करेगा। वैसे कंपाइलर को तो पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड करना है, तो वो तो फास्टली रीड कर सकता है, और इंटरप्रेटर को एक एक लाइन में स्लो होगा, ठीक है। अभी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है तो वो कंपाइलर की ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो एक साथ पूरा कोड को रीड करता है, और इंटरप्रेटर की लेस होती है, क्यों, क्योंकि वो एक एक लाइन रीड करता है, उसको मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब प्रोग्राम नीड नॉट टू बी कंपाइल एवरी टाइम, मीन्स कंपाइलर होता है उसमें, जैसे आपने कोई एक भी प्रोग्राम लिख दिया तो एक बार वो अगर वो प्रोग्राम कंपाइल हो गया, मतलब क्या उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया, तो उसको बार बार जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इंटरप्रेटर में क्या होता है, हर बार जितनी भी बार आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे उतनी बार वो ट्रांसलेशन करता जाएगा, ठीक है ना, इसलिए वो ज़्यादा रिसोर्सेज खाता है, ठीक है। अब एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक। अभी ये है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरे प्रोग्राम को चेक कर लेता है, ठीक है ना, तो पूरा प्रोग्राम चेक हो जाए, बाद में हमें पता चलता है कि क्या एरर है प्रोग्राम में। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो एक एक लाइन चेक करता है। अब एक एक लाइन जब भी कोई चेक करता है तो उसमें एरर का रेक्टिफिकेशन ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। मीन्स एरर आर डिस्प्लेड फॉर अर्ली इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर, मीन्स पहले हमको पता चल जाता है कि एरर क्या है।
अब कंपाइलर कौन सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज हो वो कंपाइलर यूज़ करती है, तो उसका एग्जांपल है सी। और इंटरप्रीटर कौन यूज़ करते हैं, उसका नाम है बेसिक। बेसिक और जावा और बहुत सारी लैंग्वेज है वो इंटरप्रीटर यूज़ करती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन था वो क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, वो है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन वो ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन वो इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, वो ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है। और फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज, ठीक है ना। वैसे वो सिर्फ टेक्नोलॉजी आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपको ये इतने सिंबल याद रखने हैं और उनका फंक्शन क्या है वो भी आपको याद रखना है। जैसे ये ओवल शेप होता है वो स्टार्ट और एंड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाद में ऐसे रेक्टेंगल होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, कंप्यूटेशनल स्टेप, मीन्स कोई भी फंक्शन लिखना हो तो इसलिए ये रेक्टेंगल का यूज़ होता है। अब इनपुट या आउटपुट करना हो, मीन्स हमने कोई भी वेरिएबल लिया उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो ऐसे पैरेललोग्राम जैसा आएगा, ठीक है। बाद में आएगा ये रोम्बस जैसा है, ठीक है। वो क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे डिसीजन मेकिंग किससे होता है, जैसे इफ़ है, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट होता है उससे डिसीजन मेक करते हैं, या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है, तब ये डायमंड शेप का यूज़ होता है। बाद में सर्कल क्या होता है, सर्कल कनेक्ट्स रिमोट पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। जैसे आपने एक फ्लो चार्ट लिख रहे कोई भी पेज पे, पर वो पेज तो पूरा हो गया पर आपका फ्लो चार्ट अभी भी बाकी है, तो आपको क्या करना है, एज सच ये जो फ्लो चार्ट है उससे एक लाइन बना दी, ठीक है। और उसके बाजू में आपने दूसरा फ्लो चार्ट लिखा है, ठीक है। मीन्स सॉरी, मेरा क्या मतलब है कि आपको दो ऐसे फ्लो चार्ट दिया है, ये आपने कंडीशन लगाई, ठीक है। एक इफ़ वाली है एक एल्स वाली है। मीन्स क्या होगा, कंडीशन से एक दो ऐसे लाइन निकली, ठीक है ना। अब उन दोनों को एक पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है हमें। एक का आंसर ट्रू है एक का आंसर फॉल्स है, फिर पर बाद में वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होती है। अब दो लाइन को एक पॉइंट पे कनेक्ट करना है तो अब हम सर्कल यूज़ करते हैं। और जब भी हम एक पेज पे पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं पर पेज खत्म हो गया है और फ्लो चार्ट अभी भी बाकी है, तो आपको दो पेज को जब कनेक्ट करना हो तब तब ये वाला सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। दो पेज को, मीन्स इधर आपने आधा फ्लो चार्ट लिखा है इधर आधा आधा फ्लो चार्ट लिखा है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये वाला यूज़ होता है। बाद में ये तो कनेक्टिंग लाइन से। और ये डिस्प्ले किस लिए यूज़ होता है, जैसे इधर क्या हमने दिखाया कि इनपुट एंट्री है और आउटपुट डिस्प्ले है, ठीक है ना। तो जब भी हमें डायरेक्टली डिस्प्ले आता है, जैसे कंपाइलर में सॉरी सी लैंग्वेज है उसमें ऐसा भी यूज़ हो जाता है कि गेट गेट सी एच है तो उसमें डायरेक्टली डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वाला सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। बाद में देखते हैं एल्गोरिदम, तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और कोई भी एक आपको प्रोग्राम दिया उसका एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम क्या है कि एल्गोरिदम रिफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन दैट स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हाउ अ वर्क इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करनी है जिससे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। अब ये एक एग्जांपल है एल्गोरिदम का। पहले क्या होता है, आपको ये किसका एग्जांपल है कि आपको लीप ईयर है ना, वो मतलब ईयर है कोई भी वो आपको दे दिया जाएगा और वो लीप ईयर है या नहीं वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, कोई भी एल्गोरिदम लिखे उसमें पहले स्टार्ट आएगा और एंड में स्टॉप आएगा, ठीक है ना। बाद में स्टेप 1 लिखना है, टेक इंटीजर वेरिएबल ईयर। बाद में असाइन उसको ईयर है उसको कोई भी वेरिएबल असाइन कर देना। बाद में चेक इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4 और एंड नॉट डिविजिबल बाय 100, ठीक है ना। ये चेक करना है, ये दोनों कंडीशन एक साथ में आएगी तब वो लिप ईयर होगा। एंड इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 400 देन ऑल्सो वो लिप ईयर होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, अभी फ्लो चार्ट है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट क्या है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम है, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है वो आपको याद रखने हैं, मतलब आपको क्या है इसका लॉजिक याद रखना है, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, सम ऑफ 50 नंबर्स है। अब सम किस कंटिन्यूस हमें नंबर को इंक्रीज भी करना है और उसका सम भी करना है तो हमेशा लूप का यूज़ होगा, ठीक है ना। अब लूप कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए, ये जो पार्ट है ना इसको लूप बोलते हैं। जैसे पहले हमने स्टार्ट किया, सम और एन दो वेरिएबल डिफाइन किए और दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 से। अब एन की वैल्यू हम पहले जैसे इधर से 0 से अंदर आया तो एन की वैल्यू हमने एक इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है। इसलिए एन की वैल्यू क्या हो गई 1। और सम की वैल्यू सम प्लस एन कर दी, मीन्स सम पहले इनिशियलाइज 0 से हुआ था
0 प्लस अभी ये इंक्रीमेंट होगी એટલે 0 प्लस 1 सम इक्वल टू 0 प्लस 1 मीन सम क्या क्या वैल्यू हो गया 1 हो गया, ठीक है। और इज एन इक्वल टू 50 ये क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट हमने यूज़ किया, इज एन इक्वल टू 50 तो एन की वैल्यू इधर तो 1 हुई है तो 1 इज नॉट इक्वल टू 50 तो फिर से ये लूप में जाएगा। ऐसे जब तक ये 50 नहीं आएगा ना तब तक ये लूप चलता जाएगा और जब भी ये 50 आएगा तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। यस मीन्स आपको सम को प्रिंट कर देना है, ठीक है। और स्टॉप, कोई भी फ्लो चार्ट हो ना उसके स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट का और ये सर का वो ओवल शेप आएगा और एंड में भी ये स्टॉप और ओवल शेप आएगा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम है किसका है, ये ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स है, ठीक है। उसमें क्या पहले स्टार्ट करना है, बाद में 3 आपको कोई भी नंबर को रीड करना है। अब क्या आपको देखना है कि अगर कोई भी 2 नंबर लीजिए उसमें कंपैरिजन किए क्या ए ग्रेटर देन बी है, अगर ट्रू है तो उसको तीसरे नंबर से आपको चेक करना है, अगर फॉल्स है तो उसको दूसरे नंबर से चेक करना है, ठीक है। अगर दोनों में से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है बाद में उसको प्रिंट करवा देना है। अब देखते हैं और दो एक प्रोग्राम से जिसमें ये जैसे ये है फैक्टोरियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। ये इसको तो आपको याद कर ही देना है, मतलब इसका लॉजिक तो आपको याद होना चाहिए। अब पहले स्टार्ट करते हैं, बाद में एक वेरिएबल लेते हैं एन, उसको रीड करते हैं, ठीक है। बाद में टी और एफ दो वेरिएबल लेते हैं और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। अब एफ इक्वल टू एफ इंटू टी, एफ मतलब फैक्टोरियल ले लिया और टी मतलब उसका उतना टाइम्स करना है, ठीक है ना। जैसे एफ है, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू टी मीन्स 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया। तो इधर बाद में हमने इफ कंडीशन लगा थी कि टी की वैल्यू क्या एन से ग्रेटर देन है। जैसे अगर हमने एन की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है, अगर एन की वैल्यू 5 ले ली तो इधर क्या 1 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, तो फिर से ये ऐसे लूप में चला जाएगा। वैसे ही जब तक एन की टी की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर टी की वैल्यू जब भी 6 होती है ना तब ये इससे बाहर निकला, क्यों, क्योंकि इधर लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। जब भी 6 वैल्यू होती है टी की तब ये बाहर निकल जाएगा और आपको फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ये एक फ्लो चार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें क्या होता है, 3 कांस्टेंट होते हैं ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक कांस्टेंट होता है, वो तीनों की वैल्यू आपको इनपुट करनी है, ठीक है। अब बाद में वो क्या डिस्क्रिमिनेंट चेक करेगा, ठीक है ना। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो ऐसे हमने फंक्शन ऐसे फॉर्मूला लिख ली और उसको हमने इवेल्यूएट किया। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको 2 रूट्स मिलने वाले हैं। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो 2 रूट्स होंगे पर दोनों रूट्स सेम ही होगा, मतलब रूट्स की वैल्यू सेम होगी। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसका रूट्स ही नहीं मिलेगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, रियल रूट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स मिलेंगे, वो रूट्स की वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये क्या माइनस बी क्या स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। वैसे रूट 2 की वैल्यू माइनस बी, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। और बाद में आपको वैल्यू प्रिंट करवा देनी है रूट 1 और रूट 2 की। वैसे ही अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो उसमें क्या आएगा कि रियल मीन्स रूट 1 और रूट 2 दोनों की वैल्यू बी अपॉन 2 ही आएगी, ठीक है ना। बाद में दोनों की हमको वैल्यू प्रिंट करवा देनी है। और अगर डी लेस देन 0 मीन्स डी इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है मीन्स डी लेस देन 0 हुआ, मीन्स प्रिंट क्या कर देना है कॉम्प्लेक्स रूट से इसके, और बाद में प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। ओके, थैंक यू।